सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हुई बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने की शिरकत। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री हुए शामिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की हरियाणा की तारीफ। सूक्ष्म सिंचाई को लेकर पंजाब को हरियाणा से लेनी चाहिए सीख। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों राज्यों में घटते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए हरियाणा सरकार की कोशिशों की तारीफ की। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई के मामले में 1000% बढ़ोतरी दर्ज की है। पंजाब को भी सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। बैठक में मनोहर लाल ने कहा कि SYL बनाना और पानी के बंटवारे का मामला अलग अलग है, लेकिन पंजाब केवल SYL के मुद्दे पर अटक गया है, जबकि हमको सामूहिक तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाखड़ा चैनल करीब 66 से 67 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए भविष्य में कभी भी इस चैनल में कोई बाधा आ सकती है। इसलिए पानी के सुगम संचालन के लिए भी SYL बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के मुताबिक हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हरियाणा अपने स्तर पर पानी की उपलब्धता और मांग को बैन कर रहा है। लेकिन इस कोशिश के बाद भी दक्षिण हरियाणा अरावली क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर पंजाब SYL बना देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पानी छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा जल प्रबंधन से जुड़े मामलों जैसी पानी की उपलब्धता, फसल विविधीकरण, DSR तकनीक को लेकर एक संयुक्त कमेटी बननी चाहिए। कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है, जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है, उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है। और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है, तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज़्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा। क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज़्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है, तो इसलिए उसका होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भी लोग ट्यूबवेल लगाकर भूजल का बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं और इसी तरह हरियाणा में भी हो रहा है। हम मानते हैं कि पानी सबकी जरूरत है और सभी को पानी मिलना चाहिए, लेकिन SYL नहीं बनने देना सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। बैठक में पंजाब सरकार ने माना है कि कुछ पानी पाकिस्तान में जा रहा है, जिसे वो अपने यहाँ बांध बनाकर डाइवर्ट करेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो आज तक हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया गया। पंजाब में भी पानी का, क्योंकि जो जमीन का पानी है, लोग दोहन जो कर रहे हैं, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का ट्यूबवेल लगा करके, वो पंजाब में भी काफ़ी किसान कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खपत है धान की, तो धान की बिजाई के ऊपर भी हम सबको मिल करके करना चाहिए। वो कमेटी दोनों आपस में बैठ करके इस पर ज़रूर प्रबंधन पर काम करेंगे, ताकि पानी सबको मिलना चाहिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। तो पानी की आवश्यकता किसी की कम नहीं है, दोनों की है। लेकिन विषय तो है जो शेयर पहले एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से कम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रो रेटा हो, ये विषय। पंजाब के मुख्यमंत्री के अब हमारे पास पानी है, अब ले लो हमसे को लेकर पूछे गए सवाल पर CM मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह का बयान बहुत ही हल्का है। मैं तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, मैं उनकी सोच को दाद देता हूं, जब उन्होंने बहुत वर्ष पहले कह दिया था कि हमको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये करना चाहिए। एक ही समय में कहीं कहीं तो बाढ़ आ जाती है, उसी समय कुछ इलाका देश में ऐसा होता है जहाँ सूखा पड़ता है, तो पानी का जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भेजा जा सके। तो इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर ये कोई नया विषय नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये नहर बनने से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स
ये विषय है तो ये होना ही चाहिए। पानी का बंटवारा तो जितना होगा उसका हम कर लेंगे। हम एक ही स्टैंड पर रहते हैं, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज राजस्थान के भी नाते से जो पानी की वहाँ कमी है उसकी भी हमको चिंता होती है कि जितना पानी अवेलेबल होता है उसमें राजस्थान का शेयर है उनको मिलना चाहिए। बल्कि राजस्थान को भी एक फैसले के अनुसार जो पानी है वो हथनीकुंड डैम से जाना चाहिए। उसके चैनल बनाने के लिए कई बार हमने राजस्थान को कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और जो शेयर आपका आप ले जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बरसात के दिनों में पानी हमारे पास यमुना में पर्याप्त होता है पानी, बल्कि कई बार बाढ़ का कारण बनता है। तो उन बाढ़ के दिनों में पानी अगर राजस्थान ले जा सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सालों पहले सड़क और नदियों को जोड़ने का विजन दिया था। अगर SYL बनती है तो वो नदियों को जोड़ने के लिए एक लिंक के तौर पर काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया राष्ट्रीय किसान दिवस। अन्नदाता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। किसानों के साथ राजनीति करने वालों की करे पहचान। किसानों के कल्याण के लिए कई काम कर रही बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस अन्नदाता सम्मेलन में शिरकत की। भिवानी के सिंघानी में हुए सम्मेलन में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार भी किसान हितैषी है। किसान और कृषि हमारी नीतियों के केंद्रीय बिंदु रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे और हर वक्त किसानों के लिए सोचते थे। चौधरी चरण सिंह आजादी के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार में रहे, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा। लेकिन 1967 में चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़कर किसानों के हित के लिए नई पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने 1971 में एक बार कहा था कि किसान जनगणना कराई जाए। छोटे और सीमांत किसान के कल्याण को ध्यान में रखकर योजनाएं बननी चाहिए। उस समय कुल किसानों में से 51% छोटे किसान थे। आज छोटे किसानों की संख्या 51% से बढ़कर 80% से भी ज्यादा हो गई है। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। इसके लिए हम सभी को मिलकर खेती करने की ओर सोचना चाहिए। अन्नदाता सम्मेलन, इस कार्यक्रम का नाम सबसे पहले मैं किसानों के उस मसीहा जिन्होंने सारा जीवन किसानों के लिए लगा दिया, हमेशा हमेशा वो अमर रहे, उनको अपनी हरियाणा सरकार की ओर से मैं खुद भी चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, उनका सम्मान पूर्वक अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जागरूक होकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। किसानों के लिए राजनीति करने वालों की पहचान कर सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। विकास कार्यों के लिए आज भी लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लिए 112 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। अभी तक के 9 साल के दौरान राज्य सरकार ने भिवानी जिले में विकासात्मक कार्यों के लिए 13,800 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और बाकी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। जबकि अकेले लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 3,927 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिनमें से अभी 2,421 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 1,500 करोड़ रुपए काम पाइपलाइन में है। उन्होंने कहा कि अब किसान को किसी भी काम के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। केवल मेरी फसल मेरा पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवाना है, फिर फसल की बिक्री की व्यवस्था सरकार कर रही है और पैसा सीधा किसानों के खातों में पहुंचेगा। जैसा बताया कि आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद
20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आईटी के जमाने में कृषि क्षेत्र में नए सिस्टम बनाए जा रहे हैं। फसलों में यूरिया का छिड़काव करने के लिए किसानों को पीठ पर डब्बा बांधकर मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ड्रोन के इस्तेमाल से उनकी समस्या को हल कर लिया गया है। 15% किसानों ने इस तकनीकी को अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खेतों में काम करने वाली महिलाएं इस तकनीकी का इस्तेमाल जरूर करें। इसीलिए इस पहल को नमो ड्रोन दीदी नाम दिया गया है, जिसमें महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाए, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं एक एक गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती पर संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए कई कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन आज यहाँ आकर भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सामने संत बैठे हैं। किसान संत से कम नहीं हैं, जो देश के लोगों के लिए अन्न पैदा कर उनकी सेवा और पेट भरने का काम करते हैं। किसान त्याग की मूर्ति है और ये काम केवल एक संत ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विदेशों में युवाओं को रोजगार दिला रही हरियाणा सरकार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए हो रहा काम। राज्य में ठेकेदारी प्रथा को मनोहर सरकार ने किया खत्म। 9 साल में 1,10,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में राज्य सरकार ने 1,10,000 युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के योजना के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि अगले 6 महीने में 60,000 और भर्तियां करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था। ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड जैसी सुविधा नहीं दी जाती थी, जिसकी शिकायत सरकार की मिली और कर्मचारी संघों के ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग की थी। इसलिए सरकार ने ठेकेदारी प्रथा खत्म कर HKRN बनाया है, जिससे निगम ने अनुबंधित कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड की सुविधा दी जाती है, जबकि वेतन सीधे बैंक खातों में डाला जाता है। निगम के तहत कर्मचारियों को सालाना 10 इमरजेंसी और 10 मेडिकल लीव देने का प्रावधान भी किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा भी दी गई है। सीएम ने कहा कि 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के कर्मचारियों को आयुष्मान भारत चिरायु योजना का फायदा देना शुरू किया है। इसके लिए 1,500 रुपए सालाना मामूली अंशदान लिया गया है। अब ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मिल रहा है। ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई, जो कि बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन जो थे पहले से मांग करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उनके जो सब लाभ वो उनको मिलते नहीं थे। न उनको ईपीएफ मिलता था, न ईएसआई का लाभ होता था और न ही लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात HKRN में उनको पोर्ट कर लिया है और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी HKRN के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो HKRN पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए प्राइवेट सेक्टर में भी नियुक्ति के लिए युवाओं की पहचान की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की डेटाबेस में अलग अलग तरह की कौशल युक्त मैन पावर बड़ी संख्या में है, जिनको कौशल प्रशिक्षण देकर जॉब दिलाने में भी सरकार मदद कर रही है। तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम विदेशों में भी मैन पावर मुहैया कराने के लिए काम कर रहा है। हमारे बहुत से युवा गलत तरीके से और एजेंटों के जरिए लाखों खर्च कर विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं। ऐसे में कई मामलों में उनके साथ धोखा होता है। इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम ने मैन पावर की मांग की है। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विज्ञापन निकाला है, जिसमें इन देशों के लिए श्रमिकों, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स के काम के लिए 10,000 मैन पावर की जरूरत बताई गई है, जिसके लिए 25 से 40 साल के युवाओं को निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से कबूतरबाजी, डोंकी और गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के झांसे में न आने की अपील की है। विदेश में रोजगार के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें, हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले निगम के जरिए उन योग्य उम्मीदवारों को रोजगार देने की कोशिश की जाती है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम थी। अगली वरीयता 1 लाख रुपए से ज्यादा और 1,80,000 रुपए तक के परिवार के सदस्यों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के जरिए विशेष प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी तक 80,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। युवाओं को आधुनिक रोजगार परक विषयों की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में की शिरकत। अब ठेकेदारों से ली जाएगी ई बैंक गारंटी। 90 दिनों में देनी होगी तकनीकी मंजूरी। मंजूरी नहीं देने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https://works.haryana.gov.in की शुरुआत की। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कामों के लिए ठेकेदारों की दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के तौर पर लेगी, जिससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के कामों के ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पोर्टल पर काम अपलोड हो जाने के बाद और प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद तकनीकी स्वीकृति देने में देरी नहीं करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर 90 दिन से ज्यादा तकनीकी स्वीकृति नहीं दी जाती है तो नियम अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने ई बैंक गारंटी को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें कहा गया है कि कभी कभी विभागों को पता नहीं चल पाता कि किस ठेकेदार की बैंक गारंटी कब खत्म हो रही है। वो सशर्त बैंक गारंटी को इन कैश भी नहीं करवा पाते, जिससे वित्तीय नुकसान भी होता है। ई बैंक गारंटी से इस पोर्टल से विभागों को भी अलर्ट किया जाएगा कि बैंक गारंटी की अवधि क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।